जी, तो हमने बेसिकली लास्ट क्लास में पेपर 2 से रिलेटेड क्यूरीज कवर किए थे, जहाँ पर मैंने आप लोगों को शेप का यूज़ सिखाया था एंड वी वर बेसिकली लर्निंग दैट व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट टू द अदर पॉइंट, तो हमने एक रूट फॉलो करना होता है। वी नीड टू फॉलो सम पैटर्न एंड सम पाथ। लाइक अगर मैं ए टू बी जाना चाहता हूँ, आई नीड टू मेक श्योर दैट आई एम फर्स्ट गोइंग फ्रॉम ए टू बी, या उसके बीच में जितने भी रूट्स आते हैं वो सब भी मैं अपॉर्चुनिटी लाइक पिक करते हुए उन सबको फॉलो करूं स्टेप बाय स्टेप, और फिर उन अपॉर्चुनिटीज को गैदर करके या उन ऑप्शंस को गैदर करके अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचूं। लाइक ओवर हेयर ए बी हमारे पास डायरेक्टली 6 0 था, उसके बाद मल्टीपल हमें वैल्यूज गिवन थी फॉर ईच एंड एवरी सिंगल वेक्टर आउट देयर ऑन द बाउंड्रीज। तो आपके पास ए बी भी मौजूद है, बी सी है, फिर सी डी, देन वी हैव गॉट डी ई, और इस तरीके से हमारे पास सारे वेक्टर्स गिवन थे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि अगर मैं ए टू डी जाना चाहता हूं, आई वांट टू रीच फ्रॉम ए टुवर्ड्स डी, तो मुझे फॉलो करना होगा पैटर्न जो कि यहाँ पर मार्क्ड है। इफ यू कैन सी, आई फर्स्ट नीड टू मूव फ्रॉम ए टू बी, देन फ्रॉम बी टू सी, एंड फाइनली आई विल रीच फ्रॉम सी टू डी। तो इस पूरे पैटर्न में, इस पूरे फ्लो में जितनी भी वैल्यूज मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ या जितने भी पाथ्स मैं फॉलो कर रहा हूँ, आई जस्ट पिक अप द वैल्यूज फ्रॉम देयर एंड मर्ज देम टुगेदर। तो हमने ए बी पिक करना है, फिर बी सी पिक करना है, और साथ में सी डी पिक करना है। सो आई हैव 3 डिफरेंट वैल्यूज एडेड अप टुगेदर एंड दैट वुड रिटर्न मी द आंसर फॉर ए डी। तो इस तरीके से हमने पेपर 2 के जितने भी शेप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग वेक्टर्स, उनको सॉल्व और सॉर्ट आउट करना है। and we need to make sure that we are using a proper dimension, एक proper dimension, एक proper path आप follow कर रहे हो। Then we went through some other past paper questions as well, तो उनकी details में फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ। If you like wish to have a recap, आप recordings check कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास आज का जो नया टॉपिक है वो है पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स। अब सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी वो ये कि वर्ड पैरेलल या वर्ड कोलिनियर का मतलब क्या है। यस, है ना, वी कैन गो फ्रॉम ए टू ई एंड टू डी एज वेल, वहां से भी आपके पास करेक्ट आंसर सेम आंसर आएगा, लेकिन आई वुड पर्सनली प्रेफर कि आप एक प्रॉपर पाथवे फॉलो करें सो दैट योर चांसेस ऑफ एरर आर लाइक ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड और एटलीस्ट रिड्यूस टू अ बिग लेवल। बहुत कम हो जाते हैं चांसेस ऑफ एरर अगर आप एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास पैरेलल कोलिनियर वेक्टर हैं। तो सबसे पहले अगर हम पैरेलल की बात करें, तो पैरेलल किसी भी ऐसी दो चीजों को कहा जाता है which are moving side by side to one another and have got no chance of ever coinciding or passing through one another। एक दूसरे से कभी भी पास थ्रू या इंटरसेक्ट नहीं करती ये दो लाइंस। तो इन दो लाइंस को हम क्या नाम दे देंगे? पैरेलल का नाम दे देंगे। एक और खास बात जो आपको यहाँ पर नजर आएगी वो ये that whenever you are dealing with any sort of parallel lines, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा हमेशा बराबर रहेगा। Like you would observe that if we are standing over here, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस कुछ यहाँ पर भी बन रहा है, एंड द सेम डिस्टेंस इज बीइंग फॉलोड लेटर ऑन एज वेल। अगर हम आगे भी लाइंस को कैरी फॉरवर्ड करें तो हमारा डिस्टेंस इन बिटवीन द टू लाइंस is going to be perfectly same। खुदा you haven't missed anything, हम बस अभी start ही कर रहे हैं। So we have just started with the logic of parallel and collinear vectors। Previously we were going through the recap of the topics we did in the last class। So basically parallel vectors उन lines को या उन vectors को कहा जाता है which go side by side to one another at the same pattern, at the same distance from each other। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर रहेगा। दे वुड गो साइड बाय साइड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते। सो इन अ पैरेलल वेक्टर वी बेसिकली हैव अ रेशियो सिस्टम, जहां पर आप एक वेक्टर की वैल्यू को यूज करके दूसरे वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं। हाउ वी गोना डू दैट? उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रेशियो सिस्टम होता है। Like if I am having 12 and 8 over here,
as the value of my larger vector. तो मैं अपने स्मॉलर वेक्टर की अननोन वैल्यू फिगर आउट कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस लॉजिक ऑफ रेशियो. लाइक आई एम हैविंग 3 ओवर हियर एंड द वैल्यू ऑफ y इज अननोन. अब आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था दैट द टॉप वैल्यू इन अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग x, जबकि नीचे वाली वैल्यू हमें y के बारे में बताती है. नाउ ओवर हियर इफ यू सी इन द लार्जर वेक्टर y is 8 and x is 12. तो x हमारे पास 12 है जबकि y मेरे पास 8 आ रहा है. Now if you see the corresponding terms in the smaller vector, तो आपको नजर आएगा कि आपके वेक्टर्स वैल्यू रखे हुए हैं as 3 for x and y is unknown. तो आपके पास जो y है वो अननोन है. यहां से आप एक रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं विच टेल्स यू दैट इफ यू आर हैविंग 12 एंड 3 इन x, तो आपके पास y में है 8 जबकि दूसरे साइड पर y आ गया है एज अननोन. सो यू कुड जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई द वैल्यूज एंड फिगर आउट द आंसर. एक तरीका तो ये है विच इज लाइक द डायरेक्ट मेथड, और एक ऑफिशियल मेथड भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ. So we have got 12 times y, which is 12y. Then 8 times 3 is 24. And you will end up having 2 as your value for y. तो यहाँ से आप डायरेक्टली एक सिंगल स्टेप में अपना आंसर फिगर आउट कर सकते हैं. बट इन केस अगर आप इसको पूरे एक प्रॉपर पैटर्न से करना चाहें तो हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है विच इज k इज इक्वल्स टू लार्ज वेक्टर ओवर स्मॉल वेक्टर. Now what we need to do over here is that we need to pick up the values of x and y, put them over here to figure out k, और फिर k को यूज करके हमने अननोन को फाइंड करना है. कैसे यूज करेंगे वैल्यूज को ये समझते हैं. Over here the larger vector was 12, 8 and the smaller vector was having 3 and y. Now what you need to do is you need to pick up the known values from here which are basically 12 and 3. तो आपके पास k आ जाएगा as 12 upon 3 and that will be 4. तो आपके पास k कितना आ गया है? 4 आ गया है. Now you would use the other two values of 8 and y with the same formula. It is 8 over y. k की जगह पे आप k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अब. So you could put it as 4 is equals to 8 over y, and then when you end up solving it तो आपके पास आ जाएगा 8 over 4 which would give you 2 as your final answer. तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर that we are having the exact same answer with both of the methods. Although जो हमारा first method है जो कि direct method था, it was far more convenient and easy and direct as well, जबकि हमारा जो दूसरा method है वो काफी लंबा है because we first need to figure out k and then find out our unknown. तो आप जो भी मेथड यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने कोई एक स्पेसिफिक मेथड ही यूज करना है. बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि अगर मेरे पास एग्जामिनर भाई 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन देते हैं, then in that situation I can use the first one or the second one method whichever is convenient for me. लेकिन अगर ये 2 मार्क्स के लिए आता है तो एग्जामिनर आपको फर्स्ट मार्क देते हैं के फाइंड करने पे और सेकंड मार्क देते हैं आंसर पे. So this is how your marks would be divided in the marking scheme for a 2 mark question regarding parallel vector. अब यहां से हम आगे चलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स की तरफ और समझेंगे कोलिनियर वेक्टर्स की लॉजिक को. So collinear vectors are basically having a special term collinear. एक स्पेशल टर्म है यहाँ पर जो कि कोलिनियर है. Now we need to be aware of the word collinear. आप में से किसी को कुछ आइडिया है what does this word collinear mean? Yes, any one of you? वर्ड कोलिनियर का मतलब क्या है? कोई बता सकता है?
Okay, so basically the word collinear means that we are having multiple points or multiple vectors. Very good, Vardha. These are multiple points or vectors on the same line. Okay, so this is basically the collinear vector. और अच्छी बात यह है कि जो अभी आपने पैरेलल वेक्टर्स में पढ़ा है वही सेम लॉजिक आप कोलिनियर में भी अप्लाई करते हैं. सो देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. कोलिनियर और पैरेलल में सिर्फ एक डिफरेंस है और वो इनकी डेफिनेशन का है. दैट इन पैरेलल we have got two lines or two vectors which are going side by side and they have got no chance of coinciding or intersecting one another at any given place. तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर सकते. जबकि कोलिनियर में हमारे पास एक ही लाइन पर या एक ही पाथ पे मल्टीपल पॉइंट्स या वेक्टर्स रखे होते हैं. तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन कोलिनियर एंड पैरेलल. इसके अलावा हमारे पास कोई और डिफरेंस नहीं है. नीदर डू वी लाइक हैव एनी डिफरेंस इन द वर्किंग एज वेल. Like over here I am having a line which is actually a single straight line और यहाँ पर मेरे पास कुछ vectors marked हैं as AB. Then I have got CD. So we are having vector AB and vector CD. और आप ये notice कर रहे होंगे that they are placed on the exact same line. तो क्योंकि ये एक ही सिंगल लाइन पर रखे हैं तो हम इन वेक्टर्स को क्या नाम देंगे? हम इनको नाम देंगे कोलिनियर वेक्टर्स. एंड वी वुड से दैट AB इज कोलिनियर विद CD. सो दैट इज बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्म कोलिनियर. अब चलते हैं इसकी कैलकुलेशंस पर. तो आपके पास AB एक वेक्टर है गिवन एज 8 and 4 जबकि CD एक वेक्टर है हैविंग द वैल्यू ऑफ 2:y. Now again I'll repeat the entire same procedure. तो आप लोगों को थोड़ा और reinforce हो जाएगा कि हम y को कैसे find करने लगे. Since 8, 4 and 2y are collinear तो हमारा 8 और 2 use होगा as the same value set. So it would be like 8 representing 2 and then we have got 4 representing y. तो हमारे पास आ जाएगा 4 with y. अब यहाँ पर एक हमने जो चीज जहन में रखनी है वो ये that if the question is for a single mark I would cross multiply. If the question is for single mark I would cross multiply. तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं and that would give you 8y is equals to 8 and y is equals to 1. तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर एक सिंगल स्टेप में आ रहा है with no massive working. So you've got the value of y as 1 and with this particular working you will get your 1 mark. तो इस टाइप की वर्किंग पे आपको डायरेक्ट 1 मार्क मिलेगा और आपका काम खत्म. लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है देन आई एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे पास पूरी वर्किंग का एक प्रोसेस है in which we first need to figure out k by the formula of large vector divided by small vector. We need to figure out the value of k first. तो हम क्या करेंगे? हम नोन वैल्यूज को पिक करेंगे. We have 8 and 2. इन दोनों वैल्यूज को आपने करना है पिक and you need to apply them into the formula of k. That would give you k is equals to 8 over 2 and that is going to give you k as 4. तो हमारे पास k कितना आ गया है? 4 आ गया है. Now I would use the same formula of k which is k is equals to large vector divided by small vector. बट द थिंग इज कि इस बार मैंने यूज करना है अननोन वैल्यूज को
जो कि है 4 and y, तो हमने 4 और y को यूज करना है एंड वी वुड पुट 4 इन द न्यूमरेटर क्योंकि हम लार्ज वेक्टर को ऊपर रखते हैं और y हमारा आ जाएगा नीचे। द वैल्यू ऑफ k कुड बी used as 4 जो कि हमने बिल्कुल प्रीवियस स्टेप में फिगर आउट की थी। I'll put 4 over there on the left side, use it to find the value of y which is 4 upon 4 is equals to 1। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई है? We have got the value of y as 1। Now you could use the entire same process with direct method and you could use the entire same working of k। आप दोनों प्रोसीजर्स को यूज कर सकते हैं लेकिन k वाला मेथड 2 मार्क्स के लिए होगा। सो द फर्स्ट मार्क वुड बी रिवॉर्डेड ओवर हियर। तो 1 मार्क आपको मिलता है k फाइंड करने के लिए और दूसरा मार्क आपको मिलेगा अननोन फाइंड करने के लिए। सो इन केस अगर हमें यही क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला पहला मेथड यूज नहीं कर सकते। एग्जामिनर वुड बी अनहैप्पी ऑन दिस वर्किंग फॉर 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए ये वर्किंग देखकर एग्जामिनर भाई जो हैं वो गुस्से में आ जाएंगे और उन्होंने फिर पेपर उठाकर आपके सर पे दे देना है, तो फिर उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा और एग्जामिनर भाई आपको कर देंगे फेल। तो एग्जामिनर भाई चाहते हैं कि जब 2 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन आए तो उसका प्रॉपर फॉर्मूला, उसका प्रॉपर प्रोसीजर यूज किया जाए। सो वी आर वर्किंग ऑन ट्रिक्स बट ओनली फॉर शॉर्ट मार्क क्वेश्चंस, लाइक जिनके मार्क्स कम होंगे वहां पर हम ट्रिक्स और टिप्स यूज करेंगे। जहां पर मार्क्स 2, 3 या 4 हो जाते हैं वहां पर ट्रिक्स और लाइक क्विक मेथड्स यूज नहीं करने। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड। तो यहाँ पर हमारा पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो हो गया है कंप्लीट। आई नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू इफ ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली क्लियर या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी, anyone having any sort of problem with any of the concepts taught over here? Okay, I'll explain the parallel ones again. पैरेलल वेक्टर्स में हमारे पास 2 लाइंस होती हैं like this, and these 2 lines are having something very special between them, that they are going side by side to one another, और इनके बीच में जो distance होगा वो हमेशा सेम रहेगा। like the distance in between them is always going to be same। आप जिस पॉइंट से भी, जिस लोकेशन से भी इनका डिफरेंस फाइंड करना चाहें वो आप फाइंड कर सकते हैं। यस एना, यू कुड अनम्यूट योरसेल्फ। सर मैंने पूछना था कि अगर 12 और 3 में अगर हमारे पास लेफ्ट वाली वैल्यू जो थी वो अगर छोटी होती और राइट वाली बड़ी होती तो हमारे पास राइट वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आती है और दूसरी वाली डिनोमिनेटर में। या आई जस्ट गिव यू अनदर सिमिलर क्वेश्चन तो आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। ओके, सो आई होप यू ऑल आर परफेक्टली क्लियर विद द बेसिक लॉजिक ऑफ पैरेलल। अब पैरेलल लाइन जब हमें क्लियर हो चुके हैं तो हमने अब जाना है इनकी वर्किंग पे। तो मुझे पैरेलल वेक्टर्स में बड़े वेक्टर के लिए वैल्यू गिवन थी एज 12, 8, जबकि स्मॉलर वेक्टर में मुझे वैल्यू गिवन है 3 and y। सो आई हैव यूज्ड अ डायरेक्ट मेथड ओवर हियर क्योंकि 12 के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 3, सो आई हैव यूज्ड 12 and 3 इन द फर्स्ट रेशियो, और मेरे पास 8 के साथ कोई कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मौजूद नहीं है। आई डोंट हैव एनी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ओवर देयर, so I've used 8 and y in the second ratio। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और मुझे 1 मार्क मिल जाएगा विद अ सिंगल स्टेप। अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता तो हमने यूज करना था k का फॉर्मूला जो कि है k इज इक्वल टू लार्ज वेक्टर ओवर स्मॉल वेक्टर। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि सर लार्ज वेक्टर कौन सा है और स्मॉल वेक्टर कौन सा है। आपको सबसे पहले नोटिस करना है नोन पेयर को। We have 12 और उसके अगेंस्ट में मेरे पास है 3, so I have used 12 as a large value and 3 as a smaller value। अब यहाँ पर आपके पास अगर नीचे वाले फ्रैक्शन में या नीचे वाले वेक्टर में वैल्यूज बड़ी होती
तो आप नीचे वाली टर्म्स को एज अ लार्ज वेक्टर कंसीडर करते और ऊपर वाली वैल्यूज को स्मॉल वेक्टर कंसीडर करते। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन ओवर दिस, तो आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। Now I have solved it for k. सबसे पहले हमने k फाइंड किया है by using 12 and 3 which is 4। फिर हमने वही फॉर्मूला ऑफ k यूज करना है दोबारा से, बट दिस टाइम फॉर 8 एंड y। तो मेरे पास k कितना था 4। आई हैव पुट इट 4 इन प्लेस ऑफ k, जबकि 8 अपॉन y मेरे पास आ गया है राइट साइड पे विच इज एक्चुअली लार्ज वेक्टर ओवर स्मॉल वेक्टर। तो 8 ऊपर रखा है मैंने और y नीचे रख दिया। आई हैव जस्ट मैनिपुलेटेड द थिंग्स एंड फिगर्ड आउट द वैल्यू ऑफ y एज 2। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर मेरी वैल्यू सेम रहेंगी तो डायरेक्ट मेथड हो या के वाला मेथड हो, आंसर सेम रहेगा। देयर वोंट बी एनी डिफरेंस इन दी आंसर। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पर आपने क्योंकि के फाइंड किया है तो आपको 1 मार्क मिलेगा के फाइंड करने पे और दूसरा मार्क मिलेगा आंसर पे। So that is the primary difference between direct method and the method of K. अब आ जाते हैं हम एक और क्वेश्चन पे। Now over here the examiner has given me a pair of parallel vectors और यहाँ पर मुझे जो values given है वो इन्होंने opposite कर दी हैं। Now I have 4 and 6 over here as the smaller values और larger vector मुझे given है as 24 in fact x and 24। तो मुझे x जो है वो फिगर आउट करना है। नाउ आई हैव गॉट दिस क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स एंड फॉर 1 मार्क एज वेल। तो मैं क्या करूंगा 1 मार्क वाली सोल्यूशन भी निकाल के देखूंगा और फिर 2 मार्क्स की सोल्यूशन भी निकाल कर देखूंगा। What I'm going to do is I'm going to pick up the value of 4 and the corresponding of x, place it against the second ratio having 6 and 24। Now the thing is कि आप x और 24 को लेफ्ट साइड पर रख लें, 4 और 6 को राइट पर रख लें, कोई इशू नहीं है। The answer is going to be perfectly same with no difference। आप अगर x 24 लेफ्ट पर ले आए और 4 6 को राइट पर ले जाएं तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दोनों ही सेट आपको एग्जैक्टली सेम आंसर्स देंगे with no difference। Now let's just solve this and see what the answer is coming out। So we are going to cross multiply again और 4 और 24 को करना है मैंने multiply with equals to of 6 times x। That is going to give you 4 times 4 कितना होता है 16। We'll have 6, 1 is carried over here, 4 times 2 is 8 and plus 1 is 9। तो 96 हमारे पास आ गया है 4 times 24। Then we are having 6x on the right side। तो आपने करना है 96 over 6 is equals to x। अब डिवीजन भी आप अगर डायरेक्टली करना चाहें विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं डिवीजन। 6 times 1 is 6। 9 में से अगर आप 6 को माइनस करोगे यू विल बी लेफ्ट विद 3 ओवर हियर। तो ये जो हमें 6 नजर आ रहा था वो अब 36 हो चुका है एंड दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 6। तो 6 times 6 is 36 और आपका आंसर आ जाएगा 16। अगर समझ में आ गया है तो गुड है, समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लेनी। आप लोग वही 100 साल पुराना स्कूल का लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। ऑल्दो स्कूल वालों ने हमें जो है वो चूना लगा दिया है, लेकिन हमने टेंशन नहीं लेनी है, उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं अगर वो आसान लगते हैं तो। चलें भाई, अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट मेथड तो यूज कर लिया, अब क्या करेंगे हम। Yes, we can like do 96 divided by 16 by long division as well, Mina, and with that we'll have the exact same answer, लेकिन वहां पर टाइम ज्यादा लग जाता है। तो अब चलते हैं लॉन्ग मेथड पे जिसमें हमें 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसको आंसर करना होता है। एंड फॉर दैट वी नीड टू फर्स्ट फिगर आउट के बाय द फॉर्मूला ऑफ लार्ज वेक्टर ओवर स्मॉल वेक्टर। And the values which I was provided were
4 6 x 24. तो ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन थी. व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू पिक अप द नोन पेयर ऑफ 6 and 24, put them into the formula and figure out the value of k. तो k हमारे पास आ जाएगा large vector 24 divided by small vector which is 6, and that is going to give you 4 as k. तो अब k हमारे पास कितना आ गया है? 4 आ गया है. Now you need to use the same formula of k equals to large vector divided by small vector and pick up the unknown pair which is 4 and x. तो आपके पास k कितना है? k हमारे पास है 4. लार्ज वेक्टर हमें नहीं पता which is x and the small vector is 4 as well. तो आपने 4 को लेकर जाना है लेफ्ट साइड पर. it would be multiplied and you would be reduced to 16. तो आप नोटिस करेंगे that we have got the same answer with the longer method and the smaller method over here. The answer is exactly same with no difference, but the only difference is that first we need to figure out k over here. We'll be rewarded first mark और फिर हमें मिलता है second mark on the final answer. I hope everyone is perfectly clear, and Anna, your query is now like clear as well. अब चलते हैं एक पास्ट पेपर क्वेश्चन की तरफ जो कि आप लोगों ने करना है सॉल्व और मुझे बताना है अपना फाइनल आंसर. Now over here the examiner is saying that we have got two vectors of 2p plus 3q and another vector of 6p plus yq. You need to find the value of y for 2 marks. तो यहाँ पर एक चीज जो आप लोगों को समझनी है वो ये कि हमने पहले भी डिस्कस किया था that the vectors could be defined in the form of letters as well. तो आपके पास जो पहला लेटर होगा that is going to be your x. जैसे आपके पास पहले 2p लिखा हुआ है तो जो कोफिशिएंट नजर आएगा आपको that is the value of x. तो आपको x नजर आ रहा होगा in the first vector as 2. यहाँ पर आपका y हो जाएगा 3, जबकि नेक्स्ट वेक्टर में your x is 6 and the value of y is unknown. तो आपके पास x और y यहाँ से निकल कर आ चुके हैं. अब you just need to pick up the values and figure out the final answer. Now all of you need to do this and tell me what the answer of y is coming up. Okay, so we have the first answer of y as 9. Any one of you having any other answer या बाकी सबके answers भी same हैं? I'll need a confirmation from you people so that we could either move forward, otherwise I'll let you know what the working is. Okay, it seems like all of you are getting the same answer. तो हम एक या दो past paper के मजीद questions करेंगे, then we'll move on to the next chapter of our syllabus. Okay, so over here we are having a question which is basically from June of 2010. तो 2010 का हमारे पास एक क्वेश्चन आया है in which the examiner had provided the students with a parallelogram like this. और इस पैरेललोग्राम के अंदर एग्जामिनर भाई ने हमें नाम दिए थे कॉर्नर्स पर A, B, C और D. And he told us that A till D is basically having a value of 3q, जबकि हमारे पास A to B एक डायरेक्शन में वेक्टर है having a value of 2p. Now the rest of the things were not given और एग्जामिनर भाई ने ये भी बताया कि हमारे पास एक सेंटर में पॉइंट है x and we need to figure out first of all the value of AC. AC मुझे करना है find in the very first part और हमें ये भी बताया गया है that this x is having a ratio of 2:1.
If you people have attended the last lecture of vectors, तो हम लोग ये ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं बिल्कुल similar, but over there we were having the values for the vectors in the form of numerical digits. यहाँ पर हमें alphabets की form में या variables की form में values given है and we need to use them to figure out the unknowns. तो AC मुझे करना है find. I could either like go from A to B and then from B to C. Otherwise, I could go like from the other position as well, which is AD and then DC. तो दोनों paths आप use कर सकते हैं. I would personally prefer going from AB and BC because that is far more like sensible pattern और वो आपको थोड़ा सा understanding में भी easy रहेगा. Now what we have got over here is that AB is having a direction towards right hand side. तो हमारे पास अगर AB के सिमिलर देखा जाए तो DC मौजूद है और DC का डायरेक्शन भी अगर हम राइट साइड पर रखें तो उसकी वैल्यू 2p आ जाती है. The reason is that in a parallelogram the right sides are always equal and the vertical sides are always equal as well. जो आपकी वर्टिकल साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं और आपकी हॉरिजॉन्टल साइड्स भी बराबर होती हैं. लाइक द बॉटम एंड द टॉप आर गोइंग टू हैव द एग्जैक्ट सेम वैल्यू व्हाइल द वैल्यू ऑन द राइट एंड ऑन द लेफ्ट आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम एज वेल. तो ये लॉजिक आपने रखनी है याद. अब जरा हम इसी लॉजिक को यूज करते हुए पहले BC को जज कर लेते हैं. व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ BC? Anyone of you who could guess what is going to be the value of BC? 3Q. Very good. तो हमारे पास B से C की तरफ जाते हुए डायरेक्शन अपवर्ड्स ही रखना है and that is going to give you 3Q. तो मेरे पास वैल्यू आ गई है as 3Q. Now I just need to use AB plus BC and that would provide me with AC. रीजन आप लोगों ने याद रखना है that whenever we are dealing with vectors तो हमारे पास थी तीन conditions. The first condition was to have two vectors with the variables required. जो demanded variables होंगे उनके लिए दो vectors लेकर आने हैं. Both of them shall have a single third variable which is not useful and that third variable should be in the center. तो ये तीनों कंडीशंस हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में काफी डिटेल में. आई होप एवरीवन ऑफ यू इज परफेक्टली क्लियर ऑन दोज कंडीशंस. तो अब आपने ए बी और बी सी की वैल्यू को करना है सब्स्टिट्यूट व्हिच इज एक्चुअली 2p plus 3q एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर फॉर ए सी. तो इस तरीके से आप अपने वेक्टर ए सी को फिगर आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लॉजिक ऑफ इक्वल वैल्यूज. Now the thing is कि हमने यहाँ पर करना है add. We just need to add them up. We don't need to multiply. तो आप इसको multiply करके 6pq नहीं लिखिएगा. It's basically addition. So it would be 2p plus 3q as it is in our final answer as well. Now 2p plus 3q is your final answer. Next part पे चलते हैं अब. So in the very next part, examiner is saying that I need to figure out the value of AX. Now, Mina, we cannot add P and Q together क्योंकि यहाँ पर variables आप check करें. The first one is having a variable of P. The second one is having a variable of Q. तो P और Q वाली values कभी भी add नहीं हो सकती. Like you cannot add x plus y. तो x plus y add नहीं हो सकता तो p plus q भी कभी solve नहीं हो सकता. We will leave them as it is, which is 2p plus 3q. Now, moving forward, हमें एक point given था यहाँ पर which was x. और examiner भाई अब ये कह रहे हैं that I need to figure out the value of ax. तो अब मुझे a से x तक जाना है. I can either like go from A to D, then D to C and C to X. एक पैटर्न तो हमारे पास वो बन रहा है, लेकिन again, I'll personally prefer to go from a smarter and a
more understandable pattern, which is a to b and b to x. तो a to b जाएंगे और b to x चले जाएंगे. That is going to give you the answer for ax. अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये बनता है कि मेरे पास bx की तो वैल्यू ही नहीं है. अब अगर मेरे पास bx की वैल्यू नहीं है तो क्या करूंगा? I would use the ratio. मुझे रेशियो गिवन था that b to x is 2 points and x to c is single point. b से x तक जाने में मेरे कितने पॉइंट्स कवर हो रहे हैं? 2 पॉइंट्स. और x से c की तरफ सिंगल पॉइंट. What we need to do over here is we just need to add up the ratios, which is actually going to be 3. और फिर हमने क्या करना है? हमने टोटल वैल्यू को डिवाइड करवाना है टोटल रेशियोज के साथ, which is going to be 3q divided by 3. और फिर आपने करना है मल्टीप्लाई विद योर रिस्पेक्टिव वैल्यू. जो भी आप रिस्पेक्टिव वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं उसके रेशियो के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, and that would reduce to 3q over 3 multiplied by 2, and which would give you 2q as your answer for bx. I hope everyone is perfectly clear on this. अगर किसी को कोई क्यूरी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, otherwise we'll move forward. Yes, every one of you is perfectly clear. Yes, any one of you having any query? Okay, perfect. तो हमारे पास bx आ गया है as 2q. अब बाकी काम आप लोगों ने करना है and you need to tell me the answer for ax. तो ax आप लोगों ने करना है सॉल्व और मुझे बताना है इसका फाइनल आंसर. I have given you the value of bx. You already have the value of ab. तो मुझे बताएं ax कितना आ रहा है आप लोगों के पास? Yes. Anyone of you who has got the answer for ax? Very good. 2p plus 2q हमारे पास आ गया है ax. ax is basically ab plus bx, which is going to have the value of ab as 2p and the value of bx as 2q. और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ax के लिए. Now we are done with ax. तो अब चल रहे हैं हम लास्ट पार्ट की तरफ, which is to figure out the value of xd. ओके, तो xd की मुझे वैल्यू फिगर आउट करनी है जो कि बन सकता है फ्रॉम x to c एंड देन फ्रॉम c to x. तो आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है x to c और c to d के लिए, and that would give you the value of xd. All of you need to do this by your own self and let me know what the answer is coming up. xc और cd को आप लोग करेंगे यूज और देखें आंसर सही आता है या नहीं. ओके, तो हमारे पास दो डिफरेंट आंसर आए हैं. आई वांट अ कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू इफ ऑल ऑफ यू आर गेटिंग लाइक आंसर्स लाइक दिस या किसी का आंसर कुछ डिफरेंट भी आ रहा है. ओके, इट सीम्स लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर्स और बाकी कुछ काबिल स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनको समझ ही नहीं आया है सॉल्व कैसे करना है, तो उनके लिए भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा. ओके, तो मेरे पास एक पैरेललोग्राम है कुछ इस तरीके से, विच इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 2p ओवर हियर गोइंग टुवर्ड्स द राइट साइड, और फिर हमारे पास एक अपवर्ड डायरेक्शन में है 3q. तो लेफ्ट साइड पर भी मेरे पास जो अपवर्ड पोजीशन होगी वो 3q के लिए होगी, और टॉप पर राइट साइड पे जाते हुए मेरी वैल्यू हो जाएगी 2p. नाउ द थिंग इज कि मुझे x गिवन है राइट ऑन द वेरी राइट टॉप,
ओवर हियर, और यहाँ पर है उसके बाद C, और उससे पहले लिखा हुआ है B, जबकि लेफ्ट बॉटम पे आपके पास था A और लेफ्ट टॉप पे था D। मुझे फिगर आउट करना है X to C एंड देन C to D। तो मैंने क्या करना है, मैंने X to C फिगर आउट करना है पहले। एज यू ऑलरेडी नो कि हमारे पास जो BX जो वैल्यू आई थी दैट वाज एक्चुअली 2Q। तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा विच इज XC, वो हो जाएगा हमारे पास Q। द रीजन इज दैट एंटायर लेंथ इज 3Q, बॉटम पोर्शन इज 2Q, सो द टॉप पोर्शन इज गोइंग टू बी Q ओनली। क्योंकि टोटल लेंथ हमारे पास 3Q है, बॉटम पे 2Q आ रहा है, तो टॉप पर कितना रह जाएगा, Q रह जाएगा। नाउ वंस वी आर डन विद दैट, तो अब मैंने जाना है C से D की तरफ। सो आई वाज फर्स्ट रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम C to X, और इनफैक्ट X to C, और फिर C से मुझे जाना है D की तरफ, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम X एंड गोइंग ऑल द वे टूवर्ड्स D। तो मैंने X से C की तरफ जाना है विच इज एक्चुअली गोइंग अपवर्ड्स, जो कि मेरे करंट डायरेक्शन से रिलेट करता है। बट एज आई मूव अपवर्ड्स, तो C से D की तरफ जाते हुए मुझे कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है। एंड द वेक्टर गिवन was actually something different. It was going towards the right side at 2P. तो हमारे पास जो डायरेक्शन है over here, that is going to revert. डायरेक्शन को हम जब रिवर्ट करेंगे तो हमारी डायरेक्शन जैसे ही लेफ्ट साइड पर फ्लिप करेगी, our sign would change as well. ये आप लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, that when we flip the position, when we flip the direction, तो हमारे साइंस भी फ्लिप हो जाते हैं। So if we were having positive 2P, तो वो क्या बन जाएगा, negative 2P बन जाएगा, and we would end up having a Q and negative 2P, which would give you Q minus 2P as your final answer. Now, I hope every one of you is perfectly clear. Ramsha, your answer was absolutely correct. Very good. And the rest of you who were unable to do it, just copy it down and I'll give you another similar question. तो आप लोगों ने उसे करना है try और देखना है वो solve होता है या नहीं। Okay, now you are asked to figure out the value of YD. YD आप लोगों ने करना है फाइंड, जबकि Y हमारे पास बिल्कुल सेंटर में है ऑफ B and C, having a ratio of 1:1. आप लोगों ने इसको करना है सॉल्व विद द सिमिलर लॉजिक ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। You need to figure out the value of YD. Directions का काफी ध्यान रखिएगा and see if you are able to solve it or not.